अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से आज हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज अन्नदाता में। तंबाकू की अच्छी बढ़वार हेतु फसल में समसामयिक कार्य। दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी। जिन किसान भाइयों ने तंबाकू की बुआई समय से की होगी, उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में खड़ी है और फसल की इस अवस्था में कुछ जरूरी समसामयिक कार्यों को करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इन कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जिला समस्तीपुर के उदय कुमार से। लेकिन जो लोग 1 अक्टूबर के पहले या 5 अक्टूबर तक रोपाई कर चुके हैं, उन किसानों को जो सबसे पहला काम आज के डेट में या अगले 10 दिन तक करना है, वह यह कि हर एक दूसरे तीसरे दिन वो अपने खेतों का सर्वेक्षण हर पौधे का अच्छी तरह से करें, ताकि उनको ससमय जो भी पौधे रोगग्रस्त हो रहे हैं या होने वाले हैं, जिनको देखकर पता लगाया जा सकता है, उसको हटाकर या जो पौधे मर गए हैं उनके जगह पर स्वस्थ और नए पौधे की रोपाई की जा सके। इस तंबाकू की खेती में 2-3 बात आज के डेट में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिजमनिया और कुकड़ी जो 2 बीमारियां हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा अभी के डेट में होती हैं और आगे भी ये परेशान करती हैं। तो आज के डेट में जो आपके खेतों में जैसे पौधे का बढ़वार शुरू होगा, तो कुकड़ी और सिजमनिया का प्रभाव आप जो दिखेगा वो आज का इन्फेक्शन नहीं है, वो पौधशाला में ही उसका इन्फेक्शन हो चुका था, जो आज वह दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला काम करना है कि उन रोगग्रस्त पौधों को बिना समय गंवाए खेतों में से निकाल करके खेत से बाहर मिट्टी के अंदर आप दबा दें, क्योंकि वो काफ़ी इन्फेक्शियस है, खासकर सिजमनिया वाला। पहचान के लिए आप जानते हैं, उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिजमनिया वाला है उसको तो बिल्कुल कांटेक्ट में भी नहीं करना, ये हाथ भी मत उखाड़िए, खुरपी से बिल्कुल ज़मीन के अंदर थोड़ा डालिए और मिट्टी सहित उसको उठा करके छिट्टा जो टोकरी है उसमें डालिए और खेतों से बाहर निकाल जाइए उसको। और ऐसा करने के बाद ही 25 दिन का और 30 दिन का जो फसल हो गया या 20 दिन पार कर चुका है, मतलब 20 और 25 दिन वाले जितने फसल हो गए, उनमें सबसे पहले काम आप करें वो रोगग्रस्त पौधों को हटा करके और तब गैप फिलिंग करें। गैप फिलिंग करने के बाद आप एक हल्की निकोनी और गिरौनी का काम करते हैं वो अवश्य कर दें। इससे एयरेशन बन जाता है, पपड़ी खत्म हो जाता है और पौधे का बढ़वार बहुत अच्छा होता है। इस साल बारिश कम हो रही है या न के बराबर हुई है, ऐसी स्थिति में आपके तंबाकू को बढ़वार के लिए, नॉर्मल बढ़वार के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर का जरूरत पड़ेगा। तंबाकू का जड़ जो होता है वो बहुत गहरा नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर ही बढ़ता है, इसलिए उसको हल्की सिंचाई अवश्य चाहिए। ध्यान में रखिए, बिल्कुल हल्की सिंचाई, और जितना बार आप दे सकते हैं, मिनिमम 3 हल्की सिंचाई आपको देनी है हर एक 30 दिन पर, 25 से 30 दिन, फिर 55 से 60 दिन और फिर 90 दिन पे। लेकिन आपको जब भी ज़रूरत महसूस हो आप पानी इस शेड्यूल के अनुसार दीजिए और ज़्यादा पानी मत दीजिए। कभी पानी जमे नहीं, कहीं खेत में लगे नहीं। अगर
आप फ्लड मेथड से देते हैं तो पानी बिल्कुल बाहर खेत से निकल जाना चाहिए। पानी रुकेगा तो आपको परेशानी होगी। अच्छा होगा कि आप जितना से हल्का सिंचाई दे सकते हैं, आप 3 इरिगेशन उसमें 1 महीना पर देने का प्रयास करेंगे। और अभी से इस बार हो सकता है कि आपको कुकरी का प्रकोप ज़्यादा दिखे, इसलिए हर एक हफ्ते या आप सिस्टेमिक दवा अंतःप्रवाही कीटनाशक, जिसका प्रयोग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पौधशाला में उसका बराबर होते रहना चाहिए, ताकि आपका वो जो उड़ने वाले कीड़े हैं उसको खाए नहीं और उससे अपना इन्फेक्शन को बढ़ाए नहीं। तो आज के दिन में कॉन्फिडर बहुत अच्छा काम करता है, एसिटामिप्रिड है, उस दवा को आप हर एक 5 दिन 4 दिन पर आप छिड़कते रहिए। और ऐसे भी और भी कई सारी दवाएं आ गई हैं जो सिस्टेमिक है। आपको ध्यान रखना है कि अंतःप्रवाही दवा लें। कॉन्फिडर या एसिटामिप्रिड लेते हैं तो आपको यह डोज होगा, लेकिन दूसरी दवा लेंगे तो उसका डोज अलग से होगा, जो आप दुकान वाले से भी पूछ सकते हैं, वो बता देगा। उस पर लिखा हुआ भी रहता है। कुछ समझ में नहीं आए तो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर दवा के हिसाब से आप कोई भी अंतःप्रवाही दवा का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन बदल के करें और 5 दिन के अंतराल पर करें, तब तक जब तक कि भूकिया नहीं हो जाए। तो आप कुकड़ी से समस्या से बहुत हद तक बच सकते हैं। दूसरा चीज़, आप नीम आधारित जो कीटनाशक आता है उसका भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिक्स करके, तो आपको इस बीमारी से लड़ाई में आप बहुत हद तक सफल रह पाइएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अधिक उपज के लिए चना की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। चना की खेती हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इसकी औसत उपज काफी कम है। जिसके कारणों की अगर बात की जाए तो उसमें एक तो अच्छी किस्मों के बीजों का चुनाव ना करना है, तथा दूसरा है खेती में वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में ना लाना। तो चना की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्म है तथा इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ बृजराज सिंह कंशाना। आज हम अपने रबी में चने की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। चना दलहनी फसल होने के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक फसल के रूप में भी हमारे यहाँ प्रयोग इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम एरिया ड्राईलैंड का है और वहाँ पानी के पर्याप्त साधन नहीं है। इसकी तैयारी के लिए हमें एक बार हैरो से और 2 बार कल्टीवेटर का प्रयोग करके पाटा लगाकर अपने खेत को तैयार करना चाहिए। इसके साथ साथ ही चने की फसल की बुआई के लिए पोषक तत्व प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति के लिए लगभग 100 से 130 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर और लगभग 60 से 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर हम अपने तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। चूंकि चना एक दलहनी फसल है इसलिए इसमें सभी प्रकार के फर्टिलाइजर जो हैं बुआई के पूर्व बीज के नीचे अपने खेत में हमें डाल देने चाहिए। कि बुआई के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय उपयुक्त माना गया है और इस वक्त बोई गई चने की फसल से हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। प्रमुख रूप से अगर प्रजातियों के बारे में बात करें तो बिल्ट जो कि उकठा नामक बीमारी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में उकठा निरोधी जो प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उनका चयन हमें अपनी बुआई के लिए करना चाहिए और जाकी 92-18 प्रमुख प्रजातियां हैं जो हमारे क्षेत्र में ली जाती हैं और जिनसे काफ़ी अच्छा उत्पादन लगभग 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें प्राप्त होता है। बीज की बुआई से पूर्व बीजोपचार एक प्रमुख क्रिया है और हमें अपने खेत में बीज बोने से पहले चने का बीजोपचार आवश्यक रूप से करना चाहिए। बीजोपचार के लिए एक फंजीसाइड जिसमें अपन थायरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बन डाइजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपने खेत में बोए जाने वाले बीज को उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी कुल की फसल होने के कारण बायो फर्टिलाइजर भी एक प्रमुख उर्वरक बचाने के लिए एक साधन है। इससे हम
कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें और लगभग 10 ग्राम राइजोबियम प्रति किलोग्राम बीज की दर से और 10 ग्राम पीएसबी प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करने पर हम चने में लगभग 20 से 25% तक रासायनिक उर्वरकों की कमी कर सकते हैं और अपने उत्पादन में भी 15 से 20% की वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ प्रमुख बात यह है, जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार सबसे पहले हम फफूंदनाशक दवा से, फिर कीटनाशक दवा से और उसके बाद राइजोबियम कल्चर या बायो फर्टिलाइजर से अपने बीज का उपचार करेंगे। अगर हम इस क्रम को गड़बड़ाते हैं तो निश्चित तौर पर जो राइजोबियम में उपस्थित या बायो फर्टिलाइजर में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हमें इसका सही फायदा नहीं मिलेगा। चने की बुआई हमें 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में गहराई पर करनी चाहिए। चने की बुआई करते वक्त हमें नमी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा चना अगर नमी के ऊपर रह जाएगा तो उसके अंकुरण में विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हमारे पास पानी की व्यवस्था है तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम चने में 2 सिंचाई, एक लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था पे और दूसरी 60 से 65 दिन की अवस्था पे फ्लावरिंग के बाद और 40 से 45 दिन की अवस्था फ्लावरिंग से पहले अगर हम करते हैं तो उससे हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ बुआई से पूर्व अगर हमें मालूम है कि हमारे खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए पेंडीमेथिलिन नाम की दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्री इमरजेंस बोने के तुरंत बाद अपने खेत में स्प्रे करना चाहिए। दवा का स्प्रे करते वक्त हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको चने की बुआई के 12 से 24 घंटे या 36 घंटे के भीतर अपने खेत में डाल दें, क्योंकि उसके बाद जब चने में अंकुरण चालू हो जाएगा, अगर उस अवस्था में हम दवा डालते हैं तो खरपतवार के साथ साथ हमारे फसल के अंकुरण पर भी उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर हम अपने खेत में चने की फसल का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छी चने की फसल प्राप्त होगी और उससे हमारे किसान भाइयों को अधिकाधिक लाभ। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी। तन और मन की तंदुरुस्ती, घर की साज सज्जा या परिवार की हो सेहत का सवाल, घर में और बाहर एक साथ सही संतुलन बनाना या खुद को हो सजाने संवारने का सवाल, इन सभी पहलुओं पर सही टिप्स जानिए। देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तथा उनसे अच्छा लाभ भी अर्जित करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके पशुओं में विभिन्न परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर इनके दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। तो कैसे करें परजीवियों से छुटकारा? साथ ही इस विषय पर पूरी जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको पशुओं में होने वाले परजीवियों के बारे में बताऊंगा। ये परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, पहला वाह्य परजीवी, दूसरा अंतः परजीवी। वाह्य परजीवी जानवर के शरीर के बाहर पलते हैं और ये मुख्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये टिक्स हैं, जिनको हम चिचड़ी, कलीली इत्यादि कहते हैं। और दूसरे टाइप के हैं लाइस, ये जो है चपटी इनको कहते हैं, ये चपटे होते हैं। और मैंने आपको बताया था चिचड़ी या कलीली, इनको टिक्स कहते हैं, ये ज़्यादा घातक होते हैं। तो किसान भाइयों, मैं चिचड़ी या कलीली के बारे में पहले तो आपको थोड़ा सा जीवन चक्र बताना चाहूँगा कि चिचड़ी या कलीली इसलिए नहीं ख़त्म होती है क्योंकि ये अंडे देने के लिए जानवर के शरीर से उतर जाती है। पहले खून रक्त चूसती है,
और उसके बाद फिर जानवर के शरीर से उतर जाती है। फिर किनारे जो भी जो दरारें होती हैं या जानवर के आसपास के शेड के आसपास जो जगह होती हैं वहाँ पे अंडे। तो इस रोग में अक्सर आप लोग जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जैसे ब्यूटाक्स आप पानी में डाल के और जानवर को नहलाते हैं, तो ये आप लोग को लगता होगा कारगर नहीं है या इसके बाद फिर आ जाती है। इसका कारण यही है किसान भाइयों कि वो जितने उसके शरीर पर रहते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो दरारों में है या आसपास है वहाँ आपने छिड़काव किया नहीं, वहाँ साफ सफाई की नहीं, तो वो बने रहते हैं। इसलिए दूसरा आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन आते हैं जिसको 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप खाल के नीचे लगा सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि आप इसको मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ना लगाएं। आइवरमेक्टिन बहुत कारगर है, इससे वाह्य और अंतः परजीवी दोनों मर जाते हैं। ये विभिन्न ब्रांड नेम्स के अंतर्गत आती है। तीसरा किसान भाइयों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कभी कभी हम लोग दवाई का गलत ढंग से उपयोग करते हैं जिसके कारण ये असर नहीं करती है। अब जैसे डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है या फिर अमिट्राज है, इसको हमने घोल लिया और उसके बाद हम जानवर को बांध रहे हैं, मुसक्का लगा रहे हैं, प्रक्रिया में 1-1.5 घंटा लगा दिया, तो ये दवा उड़ती रहती है, वाष्पित हो जाती है, इसलिए भी थोड़ा कम असरदार होती है। तो पहले जानवर को आप पूरी तरह बांध लें, मुसक्का लगा लें और उसके बाद जानवर के चारों तरफ लगा दें। स्पेशली आप सभी जानते हैं चिचड़ी किलौनी कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जानवर के पीछे वाले पैर के नीचे वाले भाग में या जहाँ पे अंडकोश होते हैं उस भाग में, तो उस भाग में ज़रूर कायदे से लगावें। इस प्रकार से आप अगर वाह्य परजीवियों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके जानवर स्वस्थ भी रहेंगे, दुग्ध उत्पादन भी अच्छा रहेगा और बीमार भी कम पड़ेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला सिवान के कृषक अनिरुद्ध यादव ने। यह सरसों की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनिरुद्ध तिवारी जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई उचित भूमि का चुनाव करके जो सरसों के लिए उपयुक्त हो, जल निकास वाली हो तथा भुरभुरी हो, उसमें सरसों की बुवाई कर सकते हैं। जहाँ तक प्रजातियों की चयन की बात है, सरसों के लिए जो पुरानी प्रजातियां हैं पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, पूसा गोल्ड, अरविंद सरसों कुछ नई प्रजातियों में रिलीज हुई है, पूसा M21, 22 और स्वर्णिमा, ये सब सारी प्रजातियां 120 से 125 दिन के आसपास होती हैं और किसान भाई इनको लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। सरसों को लगाने का जो तरीका है, हल्के पीछे नाई या चोंगे से अगर बीज को डाला जाए तो बीज की बचत होगी, साथ साथ में उचित दूरी पर समान लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी भी उचित बनी रहेगी, समान बनी रहेगी, जिससे कृषि क्रियाएं करने में आसानी रहेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ ही बोने से पहले बीज का उपचार भी जरूरी है। बीज उपचार के लिए या तो मेटालेक्जिल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से या फिर प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके और उसको बो सकते हैं। उपचारित करने के लिए किसी छाया वाली जगह पे बीज को डाल के और उस दवाई की उचित मात्रा को प्रोपिकोनाजोल या फिर मेटालेक्जिल 6 ग्राम, प्रोपिकोनाजोल 1 ग्राम, इन दोनों में से कोई एक दवाई को बीज से उपचारित करके और उसको रख दें 12 घंटा के लिए, अगले दिन उसकी बुवाई कर दें। बीज उपचार के बाद जब आप बुवाई कर दीजिए तो जब फसल बोते हैं उससे 15 से 20 दिन के अंदर ही भी सरसों में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो उसमें ये करना चाहिए बिरलीकरण, जिसको कि बिरलीकरण या रोगिंग भी कहते हैं, कोई थिनिंग कहते हैं वैसे काफ़ी लोग। तो बिरलीकरण के लिए बीज के पौधों को निकाल देना चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर बनाएं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर जो पहले से ही आपने कोण के पीछे दी हुई है उसी हिसाब से पौधों को निकाल दें, जिससे आपके को पौधा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। और एक चीज़ और इसी में किसान भाई कर सकते हैं कि जब आपको खाद देना है तो NPK की डोज आप 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम से सस्तुति है कि वो सल्फर का भी प्रयोग अवश्य करें। सल्फर के लिए 40 किलोग्राम सल्फर, जो दानेदार सल्फर आती है,
और जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिंक और सल्फर इन दोनों का प्रयोग करें। जिंक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग करेंगे। इससे उपज में आराम से 15 से 20% तक वृद्धि पाई जाती है। किसान भाई जब खेत में लगा दें, बिरलीकरण कर लें, उसके बाद अगर देख लें कि 20 से 30 दिन पे कोई खरपतवार है तो उसे खुरपी की सहायता से खरपतवारों को निकाला जा सकता है, खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है। और उसी समय 20 से 25 दिन के आसपास एक पानी की भी आवश्यकता होती है, वो इरिगेशन अवश्य कर दें। उसके बाद देखें कि फसल में कोई रोग या कीट की देखते रहें। शुरुआत में जब किसान भाई जब फसल बड़ी होती है, फ्लावरिंग स्टेज की आ जाती है, उस समय देखें कि एफिड का प्रकोप यदि हो रहा है, जिसे माहू या चेपा कहते हैं, तो आप इमीडाक्लोप्रिड 0.5 ml आधा ml 1 लीटर पानी में डाल के इस छिड़काव कर सकते हैं खेत में, जिससे कि माहू नियंत्रित हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन की फसल में उकठा रोग का समेकित नियंत्रण, तोरिया की फसल में समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।